नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवनिर्वाचित सांसदों की बीजेपी ने बुलाई है बैठक। उत्तराखंड से भी 5 सांसद जाएंगे दिल्ली। सभी राज्यसभा सदस्य भी पहुंचेंगे दिल्ली। कल दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की होनी है बैठक और बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यता जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में कल बड़ी बैठक होनी है, जिसके लिए उत्तराखंड से 5 निर्वाचित सांसद, लोकसभा के और तीनों राज्यसभा सांसद दिल्ली पहुंचेंगे। और ऐसे में कल एक बड़ी बैठक होनी है, बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक होनी है, जिसमें सभी सांसदों को, नवनिर्वाचित सांसदों को आमंत्रित किया गया है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी होनी है, जिसके लिए उत्तराखंड से भी 5 नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं? कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है, जिसके लिए उत्तराखंड के सांसद भी दिल्ली रवाना होंगे। जी विशाल, लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो आ चुका है और इसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत जो है वो मिला है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 234 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिली है। लेकिन अब जो अगला कदम है वो एनडीए गठबंधन का सरकार बनाने का है। और ऐसे में जिस तरीके से कल एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है उसमें सभी जो दलों ने मोदी को अपना नेता चुना है और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का फैसला लिया है। तो ऐसे में अब अगला कदम जो है सरकार बनाने पर एनडीए गठबंधन का है। और वहीं कल यानी कि 7 जून को संसदीय दल की बैठक भी जो है भाजपा की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें कि उत्तराखंड के 5 सांसद दिल्ली पहुंचेंगे और राज्यसभा सांसद जो 3 हैं वो भी दिल्ली जाएंगे। और ऐसे में इस बैठक में कई मायनों में ये अहम बैठक मानी जा रही है। और ऐसे में जो है कल संसदीय दल का जो है नेता भी चुना जाएगा। उसके लिए जो है आगे की जो रणनीति है उस पर भी विचार विमर्श होगा। तो हो सकता है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर भी जो है चर्चा हो सके। तो यानी कि कई मायनों में जो है ये बैठक अहम मानी जा रही है। और 8 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है पीएम पद की शपथ जो है वो भी ले सकते हैं। तो उससे पहले जो बैठक बुलाई गई है कई मायनों में अहम बैठक मानी जा रही है। आगे की जो तमाम रणनीति है हो सकता है कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या इस पर विचार विमर्श करे अपने सांसदों के साथ। अरुण, क्योंकि आचार संहिता भी खत्म हो रही है, जो काम पेंडिंग है वो भी इस दौरान होंगे और जो नए बजट हैं वो भी पास हो सकेंगे, उसको लेकर के भी क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है सरकार की? जी सर, देखें अभी इसको लेकर कोई तैयारी अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी जो सरकार का पूरा फोकस है, मतलब एनडीए गठबंधन का जो पूरा फोकस है या भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो सरकार बनाने पर है। और ऐसे में इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है। आगे किस तरीके की रणनीति रहनी है, संसदीय दल का नेता कौन होगा, किस तरीके से कार्य करना है, क्या कुछ प्रक्रिया रहनी है, शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से होना है, ये तमाम चीजें जो है इसमें रह सकती हैं। और ऐसे में यानी कि आने वाली रणनीति को लेकर भी इस पर विचार विमर्श होगा। यानी कि फिलहाल जो है जो पूरा फोकस है एनडीए गठबंधन और भाजपा का है वो सरकार बनाने का है। तो ऐसे में उसको लेकर जो है संसदीय दल की बैठक वो बुलाई गई है। अरुण, जनता में किस तरह की चर्चाएं भी हैं? नई सरकार बनने जा रही है, क्या कुछ बातें अब हो रही हैं? जी सर, देखिए बिल्कुल, जनता ने जिस तरीके से अगर देखा जाए तो तीसरी बार उत्तराखंड की अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और जनता ने अच्छा खासा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। किसी सीट पर 3 लाख, नैनीताल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतों से नैनीताल लोकसभा सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ऐसे में कोई भी सीट हो तो 5वीं लोकसभा सीटों पर 1.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ऐसे में जनता ने पूर्ण मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता में काफी उत्साह है और खुशी का माहौल भी जनता में है। जिस तरीके से उन्होंने अपना वोट दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए थे उन्हें सांसद चुना। तो ऐसे में जनता में भी जो है काफी खुशी की लहर है और काफी उत्साह जनता में भी है। क्योंकि अरुण, एक तरफ तो बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है जीत की और तीसरी बार 5 सांसद जीत करके आए, तो वहीं कांग्रेस का क्या कुछ मत है? कांग्रेस का क्या कहना है? कहाँ कमी रह गई? जी देखिए विशाल, अगर इस चुनाव में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कई कारण कांग्रेस की हार के जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार करना।
उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है वो है बड़े नेताओं का चुनाव न लड़ना। लगातार उनका कहना है कि वो लगातार कहते रहे कि बड़े नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत जो है कांग्रेस पार्टी की होगी, लेकिन बड़े नेताओं ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने से इनकार किया उससे काफी ज्यादा जो है फर्क पड़ा है। और अन्य सीटों पर भी जो है 5 ही लोकसभा सीटों पर उससे काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। इसी के साथ साथ कई और भी आकलन निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तमाम समीक्षा भी कर रही है कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ कमी रही है। तो इसको लेकर जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी आपस में चिंतन मंथन करेगी, समीक्षा बैठकें करेगी कि क्या कुछ कारण हार के रहे हैं उसकी समीक्षा करेगी, उसके बाद ही जो है कई जो मुख्य हार के कारण है वो निकल कर सामने आएंगे। लेकिन अभी जो एक कारण जो तमाम चर्चाओं में है, जिस तरीके से करण महारा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इंकार करना ये सबसे बड़ी हार का कारण कांग्रेस पार्टी का राज्य में है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सहस्त्रताल ट्रैक पर नो ट्रैकर्स की मौत, 13 लोगों को किया गया सकुशल रेस्क्यू, 5 शवों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। खराब मौसम के चलते रास्ता भटक गया था 22 ट्रैकर्स का दल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सकुशल ये रेस्क्यू रहा है। आपको बता दें कि 22 ट्रैकर्स जो थे वो मौसम खराब के चलते रास्ता भटक गए थे और ऐसे में 5 शवों को जिला अस्पताल में भी पहुंचाया गया है और 9 ट्रैकर्स की मौत भी हो गई थी। 29 तारीख को सहस्त्रताल कोच कल्याण ट्रैक के लिए यहाँ से 22 सदस्य दल रवाना हुआ, जिसमें कि उक्त दल सहस्त्रताल 2-3 तारीख को दर्शन करके लौट रहा था। अचानक मौसम खराब होने से और तूफान हवाएं चलने से और ओलावृष्टि होने से वहाँ पे जो कुछ लोग उस बर्फ ओलावृष्टि की वजह से वहाँ पे फंस गए थे और जिनकी वो 3 तारीख को वहाँ पर मृत्यु हो गई। और नेटवर्क न होने के कारण जो गाइड थे साथ में, उन्होंने वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर आने पर शासन प्रशासन को सूचना दी, जिसके लिए शासन प्रशासन अलर्ट हुआ और रेस्क्यू टीम यहाँ पर भेजी गई। और दूसरे वो क्या कहते हैं उसका ना, हेलीपैड से उनको हेली सेवा से उनको जो डेड बॉडी थी और जो बचे हुए लोग थे उनका रेस्क्यू किया गया। बस 29 तारीख को ग्राम पंचायत सिला से सहस्त्रताल ट्रैक रवाना हुई थी, जिसमें कि 22 दलों की टीम रवाना हुई थी, जिन्होंने कि 7 तारीख को मनेरी में वापस होना था, जो कि अचानक मौसम खराब होने के कारण 3 तारीख शाम के समय लगभग 2 बजे ओलावृष्टि और तूफान होने के कारण 4 सदस्यों की मृत्यु हुई है। और अगले दिन फिर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ शासन प्रशासन का, जिन्होंने इसका रेस्क्यू किया और तमाम ग्राम सभा के सभी युवाओं ने भी सहयोग किया। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले में ट्रैकर्स को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह से ही रेस्क्यू अभियान जारी है और जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि इसमें जो है 9 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी जो है 5 लोगों की पुष्टि की है और रेस्क्यू अभियान जारी है। जब तक रेस्क्यू अभियान चलता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये 4 जो लोग हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं ये अभी जिंदा है या मर गए, क्योंकि जब तक रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जिला प्रशासन कहना है कि जब तक रेस्क्यू अभियान चल रहा है तब तक हम कोई ऑफिशियली वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी मेन प्रायोरिटी है कि इनको ढूंढना हो, किसी भी हालत में इनको ढूंढना, क्योंकि वहाँ पे बर्फ है और बर्फ के में ऐसा होता है कि आदमी जो है हिमोफिलिया में हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो हो सकता है कि जो इन ग्रामीणों देखे वो लोग बेहोश पड़े हों, ये भी हो सकता है। लेकिन जब तक रेस्क्यू अभियान चल रहा है तब तक हम ऑफिशियली पुष्टि नहीं कर सकते कि जो अन्य 4 लोग हैं वो मृत हैं या मृत हैं।
अच्छा दीपक, क्योंकि सैजदार ट्रैक पर ये लोग जा रहे थे तो ये रास्ता कहा जा रहा है कि भटक गए थे मौसम खराब के चलते, तो अभी प्रशासन का क्या कुछ दावा है, कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं, कैसे बचाया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, कितनी टीमें लगी हुई हैं अभी? जी बिल्कुल, प्रशासन जो परसों से ही अलर्ट मोड पे था और कल जो है दिन भर जो है हेलीकॉप्टरों से जो है रेस्क्यू अभियान चला गया, जिसमें 13 लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाल गया था और 5 डेड बॉडियां भी जो है कल जो है यहाँ उत्तरकाशी नकलीन हेलीपैड पे यहाँ पे पहुंचाई गई। जो घायल है, जो इसमें घायल हुए हैं उनको जो है डायरेक्ट 13 जून जो है भर्ती कराया गया और साथ में जो 4 लोग हैं मिसिंग, उनको ढूंढने के लिए जो आज सुबह से जो है रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और जो पैदल टीम है इसमें जो फॉरेस्ट है, एसडीआरएफ है, उत्तरकाशी पुलिस है, साथ में जो है टिहरी की पुलिस और टिहरी के एसडीआरएफ और टिहरी का फॉरेस्ट विभाग जो है दूसरी साइड से इसमें काम कर रहा है। दोनों जिलों की जो है दोनों टीमें जो मिलकर काम कर रही है और जो पैदल ट्रैक है कम से कम 2 दिन का ट्रैक है और आज जो है संभवतः जो यहाँ से बचाव दल है वहां तक पहुंच जाएगा और आईटीबीपी के एक दल जो है वहां तक पहुंच चुका है, अभी अपडेट आ रही है जी। अच्छा दीपक, स्थानीय लोगों का क्या कुछ मानना है? ट्रैकर्स जब ट्रैक के लिए गए तो क्या नॉर्म्स नहीं पूरे कर पा रहे थे या फिर कुछ ऐसी वजह रही कि जिस वजह से ये इस तरह का हादसा भी हुआ है इनके साथ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो सिल्ला गांव है यहाँ से अक्सर ज्यादातर ट्रैकर इसी रूट से वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि टिहरी जिले से जबकि बहुत नजदीक पड़ता है, लेकिन जो यहाँ से जो कई इसमें जो है कई ऐसे दर्शनीय स्थल बीच में पड़ते हैं जिसके कारण से जो ज्यादातर लोग जो है सिल्ला गांव से पैदल ही जाते हैं। लेकिन स्थानीय जो लोगों का कहना है कि जब यहाँ से गए थे तो सभी लोग बहुत बड़े खुशी के माहौल में गए थे, उन्होंने सरसरदाल के दर्शन भी कर लिए थे। लेकिन वहाँ से वापसी में आने के वक्त जो है ओलावृष्टि और जो है भयंकर तूफान वहाँ पे चला है, जिसके कारण से ये लोग फंस गए थे और वहाँ पे अगर संभवतः अगर नेटवर्क होता है इस क्षेत्र में तो संभवतः कुछ और लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन नेटवर्क न होने के चक्कर से जो है ये लोग जो है टाइम से जो है सूचना जो है जिला प्रशासन तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। और इसमें एक अपडेट और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पर्यटन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि 60 साल से जो ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसका जो है जब ट्रैकिंग पे जाता है तो उसका पूरा मेडिकल होता है, लेकिन संभवतः यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया क्योंकि उसमें एक जो व्यक्ति है वो 62 साल का जिसकी वहाँ पे मृत्यु हुई है और ये देखने में आ रहा है कि शायद उसने जो है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा नहीं किया था जी। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में कांग्रेस एक भी सीट अपनी झोली में नहीं डाल पाई। हार मिलने का एक बड़ा कारण टिकट बंटवारा भी माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी राज्य में अपनी सियासी जमीन वापसी तलाशने में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के इस बयान से साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो चूक हुई, जिसका नतीजा ये है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार भी बीजेपी की बम्पर जीत हो गई। हालांकि देश भर में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर इस बार भी हार हुई। जाहिर है कि कई तरह के सवाल हैं। अगर समय थोड़ा और होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते, लेकिन ठीक है, ये देखा गया कि जो पहले फेज में या दूसरे फेज में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलता मिली और जैसे जैसे 3rd, 4th और 5th, 6th और 7th फेज में जो वोट पड़े वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितने की स्टार्ट के चरणों में मिली। मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनादेश दिया है। उन्होंने इस रूप में जनादेश दिया कि आज अभी भी ये संभावना बनी है कि दोनों गठबंधनों में से कोई भी गठबंधन आज की स्थिति में सरकार बना सकता है। तो इसके लिए धन्यवाद। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विपक्ष मजबूत हो और निश्चित रूप में जो भी जिस गठबंधन की भी सरकार बनेगी उसके सामने एक मजबूत विपक्ष सामने खड़ा रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा ने 5 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार जीत का परचम फहराकर इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद 5 लोकसभा चुनाव में 4 बार किसी एक ही पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं। 2024 में कांग्रेस पार्टी को हार मिलने का एक बड़ा कारण टिकट बंटवारा भी माना जा रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुद को किनारा कर लिया।
यहाँ तक कि चुनाव न लड़ने को लेकर अपनी बात रखने नेता दिल्ली तक पहुंच गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी इस बात को मानते हैं कि प्रदेश में और बेहतर प्रत्याशी के रूप में बड़े चेहरों को टिकट दिया जा सकता था। यदि अल्मोड़ा से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और हरिद्वार से हरीश रावत, हरक सिंह रावत या करण मेहरा को टिकट दी जाती तो जीत तय थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, अब इस पर कुछ चर्चा करके लाभ नहीं है। मैंने तो पहले दिन से आप लोगों के माध्यम से भी और पत्र में भी और हाईकमान के सामने भी जिक्र किया था कि टिहरी से प्रीतम सिंह जी को लड़ना आवश्यक है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से यशपाल आर्या जी का लड़ना आवश्यक है, हरिद्वार से हरक सिंह, हरीश रावत या मैं कोई भी हम लोग चुनाव लड़े तो हम जीतेंगे। और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं माहौल बनने से गोदियाल जी को भी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हाईकमान को कन्विंस न करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाई है। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का उत्तराखंड में स्पष्ट दिखा। 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहरा है। जाहिर है, राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देहरादून पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बधाई और सीएम धामी की जमकर तारीफ की। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तराखंड का जो देवतुल्य स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए, चाहे यहाँ पर यूसीसी का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, उत्तराखंड आंदोलन को सम्मान देने का विषय रहा हो, नकल विरोधी कानून का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जिसके कारण देवभूमि का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी भूमि के रूप में हुआ है जिसने देश के अंदर जो देवत्व, जो हमारा उत्तराखंड का जो स्वरूप है, उसको बनाने में जिनका बहुत योगदान रहा। उत्तराखंड में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर स्पष्ट रूप से दिखा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से 5-0 से स्वीप कर गई। भाजपा जिस तरह से 5 सीट पर प्रचंड जीत दर्ज की है, उससे मुख्यमंत्री धामी एक बार फिर अपनी कुशल चुनावी रणनीति और चुनाव प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाने में साबित हुए। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। डबल इंजन सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तराखंड में 5 सीटों पर कमल खिला है। सभी 5 सीटों पर भाजपा ने एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहरा। मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है। उस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेकों योजनाएं लाई, जिससे देश के अंदर अनेक परिवर्तन हुए, सभी वर्गों को आगे आने का अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, सरकार बनने जा रही है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को, 5 कमल खिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि जनता के लिए और देवभूमि जिस प्रकार से उनके हृदय में है, देवभूमि की जनता ने भी 5 सीटें यहाँ से जिताकर निश्चित रूप से अपना जो इतिहास था उसको फिर से दोहराया है। प्रदेश में इस बार चर्चा तेज है।
कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप अब 5 सीटों पर जीत हुई। जानकारों का कहना है कि देवभूमि के मिजाज को भांपने में धामी पूरी तरह कामयाब रहे और तीसरी बार उत्तराखंड में विजय के साथ धामी राजनीति के चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत पर एनडीए की सरकार बनने और पहाड़ों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के विजन को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अपने आवास पर वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं। काफ़ी खुशी भी है। सर, एक बड़ी ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है हरिद्वार सीट पर, क्या कहिए? मैं हरिद्वार की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेषकर पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस चुनाव को रात दिन मेहनत करके अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए और रात दिन परिश्रम किया, मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से जोरदार विजय वहाँ से हुई है। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ और हरिद्वार की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। सर, एक बड़े मार्जिन से आपने जीत दर्ज की है, जैसा कि आप टारगेट लेकर के चल रहे थे, दिन रात आप हरिद्वार सीट पर रहे, इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा है और स्वाभाविक रूप से नेता को ही उसका श्रेय जाता है। जिनके ही मार्गदर्शन हो, चाहे नेतृत्व हो, उसमें सारा ये पर्व, लोकतंत्र का पर्व हम लोगों ने मनाया है। और दूसरे नंबर पर वहाँ की जनता है, मतदाता है, जिन्होंने इसमें तमाम तरह के अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से और इस चुनाव अभियान को अंजाम तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है। सर, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी अब आगे के लिए? अब बैठ के बनाएंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। सर, लोगों को किस तरह से धन्यवाद भी आप अदा कर रहे हैं? मैं बहुत तहे दिल से और पब्लिक का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, केंद्र में सरकार बनने जा रही है आपकी, किस रूप में देख रहे हैं? तीसरी बार आप लोगों ने हैट्रिक लगाई है। निश्चित रूप से ये परम सौभाग्य है और ये देश का सौभाग्य है कि देश को एक स्थिर सरकार मिल रही है। इस पूरे चुनाव में सर कांग्रेस को कहाँ देखा आपने? कांग्रेस तो अब जो स्थानीय क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, ये वही कांग्रेस या कौन सी कांग्रेस है, ये समझ से परे की बात है। कांग्रेस आज क्षत विक्षत स्थिति में है। सर, केंद्र में भी बड़ा दायित्व मिल सकता है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी बनने जा रहे त्रिवेंद्र जी। सब काल्पनिक सवाल है जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत भी कर रहे थे और बता रहे थे कि अब हरिद्वार का वो किस तरह से विकास कार्य भी करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। लोहाघाट में बुधवार शाम को आई आंधी ने भारी तबाही मचाई है। लोहाघाट में मीट मंडी में आंधी से एक विशालकाय देवदार का पेड़ मीट मंडी की दुकानों और वाल्मीकि संघ के सरपंच हरचरण सिंह के मकान पर जा गिरा है। पेड़ गिरने से मंडी की दुकानों और उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से खतरे का सबब बने पेड़ों के निस्तारण की मांग की है। जंगलात को भी यहाँ पहले कई बार एप्लीकेशन दी गई है इसको कटवाने के लिए कि ये मकान के ऊपर खतरा है करके, लेकिन जंगलात के तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। आज दुर्घटना होने से बच गई तो मकान पे थोड़ा सा नुकसान हुआ। आज ये आंधी तूफान में पेड़ गिर गया है। तो प्रशासन चाहते हैं कि जब प्रशासन को किसी चीज़ के लिए अवगत कराया जाए तो उसकी कार्रवाई करी जाए। प्रशासन को होना चाहिए कि उसको कार्रवाई करी जाए कि क्या कि किसी की जान माल का खतरा ना होने पाए। जो अभी भयानक तूफान जिसको कहते हैं वो तूफान आया था, जिससे कि मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मीट मार्केट में सर जान माल का बहुत खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार से इन पेड़ों को कुछ हटाया जाए, इनकी लॉपिंग करी जाए या जो यहाँ पे नुकसानदायक पेड़ है उनको। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।